हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट टाइप्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था और जाना था कि उनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है, सीरीज के प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके किए थे और आपको वो लेक्चर्स आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक को, बेहतरीन से थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सैंडविच और स्क्वीज प्ले थ्योरम। ये थ्योरम का यूज़ लिमिट में बहुत बढ़िया यूज़ होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि आपके पास तीन फंक्शन होंगे, उसमें से किसी दो फंक्शन की वैल्यूज़ की लिमिट आपको या तो मालूम होगी या इजीली आप उन दो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे और उसके बेसिस पे आपको तीसरे फंक्शन की लिमिट निकालनी होगी। माने इसमें तीन फंक्शन होंगे टोटल और उसमें से दो फंक्शन की आपको लिमिट या तो मालूम होगी या आप आराम से उसके दो जने की लिमिट निकाल रहे होंगे और उसके बेसिस पे हम लोग तीसरे की लिमिट निकालेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सैंडविच थ्योरम को। और इसमें हम लोग ये जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है और इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे हम ये मालूम कर पाएंगे कि इसका यूज़ हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट इसका। सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सैंडविच थ्योरम आपको ये कहती है कि लेट एफ जी एच बी अ रियल फंक्शन सच दैट, तीन फंक्शन है एफ जी एच और तीनों रियल फंक्शन है, ठीक है। और वो इस तरह से है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स। इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है ना इसमें। अच्छा, इसमें एक बात यहाँ ध्यान रखना, अगर ये इक्वल टू को होल्ड ना करे ना, यानी इक्वल टू नहीं भी लगाए ना, तो भी कोई दिक्कत स्क्वीज थ्योरम में तो नहीं आएगी। तो हो सकता है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स में आपको यहाँ इक्वल टू ना दिया जाए, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम सैंडविच थ्योरम काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब आगे लिखा है फॉर ऑल एक्स इन दैट कॉमन डोमेन, और डोमेन हम लोगों ने ये लिया है, इसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर इनकी लिमिट्स निकालनी है। तो हम ए जो पॉइंट है ना उसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं। तो नेबरहुड में आप कहोगे कि सर ए माइनस एच और ये ए है ना, और ए प्लस एच, ये तो जो इंटरवल लिखा है आपने ये अप्रोक्सीमेट पॉइंट ही हो गया, क्योंकि ए से जस्ट लेफ्ट आना है, क्योंकि एच तो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो लगभग ये जो इंटरवल दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो पॉइंट ही है, ठीक है ना। ऑफ, आगे कह रहा है ऑफ डेफिनेशन फॉर द सम रियल वैल्यू ए, किसी रियल नंबर ए की बात कर रहा है। उस रियल नंबर ए पर अगर एफ एक्स की लिमिट एल है और एच एक्स की लिमिट भी एल है, एफ एक्स और एच एक्स दोनों की लिमिट एल है, तो उस कंडीशन में उस एक्स इज इक्वल टू ए पर जी एक्स की लिमिट भी एल होगी। ये स्क्वीज प्ले थ्योरम या सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसको समझते कि ये कहना क्या चाहता है। ये चाहता है, मैं एक ग्राफ बना के आपको बताता हूँ। ये कहना आपको ये चाहता है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है, बस अपन अच्छा और बनाते हैं। ये मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ एच एक्स, और इसमें मैंने एक फंक्शन और बनाया, इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया जैसे मान लीजिए एफ एक्स, और एक इसके बीच में से जा रहा है फंक्शन, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बीच में से एक फंक्शन इस तरीके से जा रहा है जी एक्स, और किसी पॉइंट ए की बात चल रही है, किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए की, है ना। अब मैंने यहाँ पे इंटरवल बनाने की वजह पॉइंट लिया ताकि ग्राफ सही बन सके। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए पर बात करें तो एक्स इज इक्वल टू ए पर मान लीजिए कि इसकी लिमिट मालूम है। अब देख रहे हो आप, ये कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी है इसमें कि एच एक्स सबसे बड़ा है, एच एक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। और आप चाहो तो एच एक्स के ग्राफ का भी कलर चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप एच एक्स के ग्राफ का कलर ऐसा बना दो ताकि आपको क्लियरली दो तीनों ग्राफ में डिफरेंस दिखे। ये एच एक्स है,
ये हमने एच एक्स बना दिया, ठीक है। तीनों ग्राफ के कलर मैंने डिफरेंट कर दिए। तो ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू वाला ग्राफ, वो एच एक्स का है, और जो ग्रीन ग्राफ दिख रहा है वो जी एक्स का है, येलो ग्राफ दिख रहा है वो एफ एक्स का है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कंडीशन है ना वो हमने सेटिस्फाइड कर दी कि भाई एच एक्स की वैल्यू जी एक्स से बड़ी होगी और जी एक्स एफ एक्स से बड़ा होगा, और किसी एक पॉइंट पर इक्वल टू भी होल्ड कर रहा है, इनकी इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है, और वो पॉइंट हो गया एक्स इज इक्वल टू ए। तो स्क्वीज प्ले थ्योरम ये कहती है कि इस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये अगर हमारे पास इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है और लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, अगर ये गिवन है और हम किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर इनकी लिमिट निकालें, अगर किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर इनकी लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स, और इनकी दोनों की वैल्यू अपन को मालूम है। तो वही मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन फंक्शन होते हैं, एक की वैल्यू हमको मालूम होती है और इसकी वैल्यू मालूम होती है, इसकी वैल्यू मालूम होती है, इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं कि इसकी लिमिट की वैल्यू दी हुई है कैपिटल एल लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए और जी एक्स लेस देन इक्वल टू एल, इसकी वैल्यू भी क्या दी हुई है एल। तो अब आप कहोगे कि ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी जरा ध्यान से समझना इसको, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ये वैल्यू एल से बड़ी या बराबर होगी या एल के से छोटी या बराबर होगी। तो अगर इनको मिला के देखा जाए कि एक क्वांटिटी किसी नंबर से बड़ी या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और उसी वही क्वांटिटी सेम नंबर से लेस देन और इक्वल टू भी है, तो आखिर में जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या हुआ, ये सेम नंबर से बड़ा या छोटा तो नहीं हो सकता है ना, सेम नंबर से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है, या तो उसके बराबर होगा फिर वो। तो इस केस में इसी बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स की वैल्यू एल होगी, और यही हमारी सैंडविच थ्योरम है कि जब आपको एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिया जाए, उसके बीच में कोई फंक्शन एफ एक्स हो, बिल्कुल सैंडविच जैसा ही है, एफ एक्स और जी एच एक्स के बीच में अगर कोई फंक्शन जी एक्स है और इन दोनों की लिमिट हम निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, या तो मालूम होगा या फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस जी एक्स की वैल्यू भी, और दोनों की लिमिट सेम होनी चाहिए, दोनों के लिमिट निकालने के बाद आंसर सेम आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी इनके इक्वल हो जाती है। ये सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो आई होप कि आपको सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम आपको इसके कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम्स में इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे और ये जानेंगे कि हम कैसे सैंडविच थ्योरम का यूज़ प्रॉब्लम्स में करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो के आसपास की बात कर रही है, मतलब वही हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए के आसपास नेबरहुड ए माइनस एच और ए प्लस एच की। तो नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज नॉन दैट दिस इज, ये गिवन है, देन फाइंड द लिमिट ऑफ e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ये हमारे को इसकी लिमिट चाहिए। ठीक है, देखो कभी भी है ना लेक्चर आप बीच में मत छोड़ना, पूरा जब आप लेक्चर देखेंगे ना कंप्लीटली, जितना भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। थ्योरम जान लिया, थ्योरम जान लेने से खाली काम नहीं चलेगा, आपको उस थ्योरम को जानने के साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स को भी करना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम करेंगे तब जाके पूरा समझ में आएगा। तो आप मेरे साथ लगातार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन से मैं कराऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि पूरा जितना भी हम सैंडविच थ्योरम के प्रॉब्लम्स को जहां जहां यूज कर सकते हैं ना, हर टाइप के प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर लूँ मैं। ठीक है ना, तो आप बड़े ध्यान से और पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलिए तो अब अपन आते हैं आगे। अब हमारे पास गिवन ये है कि 1 प्लस मॉड एक्स लेस देन e रेज टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स लेस देन
1 माइनस मॉड एक्स, ये हमारे को गिवन है। और आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0 इसकी वैल्यू लानी है। आप एक काम करो, आप लिमिट ले लो दोनों साइड। तो जैसे आप लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस मॉड एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस मॉड एक्स। अब इसकी लिमिट्स को निकालते हैं ना। आप कहेंगे जब इसकी लिमिट निकालनी होगी तो सर आप लिमिट तो हमने पढ़ रखा है ना, पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लिमिट कि आप पहले x की जगह 0 पुट करके फॉर्म चेक कर लो। तो फॉर्म तो डिटर्मिनेंट बन रही है और डिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है तो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ x की जगह 0 पुट किया तो मुझे मॉड x 0 मिल गया, तो ये हो गया 1 लेस देन लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन, यहाँ भी मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हो इन दोनों फंक्शन की लिमिट 1 आ गई है और दोनों फंक्शन की लिमिट 1 आ गई है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम, बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंस टू 0 e रेज टू द पावर 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स, इस लिमिट का आंसर हमारा 1 होगा। अब यहाँ आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सैंडविच थ्योरम में तो यहाँ इक्वल टू होता था, यहाँ तो इक्वल टू नहीं है। तो आप उस इक्वल टू को मत कंसिडर करना, उस इक्वल टू को देख के घबराना नहीं है कि यहाँ इक्वल टू नहीं है वहाँ इक्वल टू था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जो इंटरवल ले रहे हैं ना वो हमारा इंटरवल क्या है, वो पॉइंट इंटरवल है। पॉइंट के 0 के लेफ्ट और राइट की बात चल रही है, नेबरहुड पॉइंट। और वो नेबरहुड पॉइंट क्या होगा, तो 0 के नेबरहुड पॉइंट 0 माइनस एच और 0 प्लस एच होगा। मैंने एक्चुअल में देखा है तो लगभग 0 ही है। तो इक्वल टू लगाओ या मत लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो जब भी आप सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन करो, यहाँ इक्वल टू अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि इधर और इधर की लिमिट सेम आनी चाहिए, और लिमिट सेम है तो इसकी आंसर भी यही हो जाएगा 1। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें हम लोग इसका कैसे यूज करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अब हम अगले प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं और अगले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम हम कैसे करेंगे। देखो सैंडविच थ्योरम का यूज क्या हो रहा है, जनरली सैंडविच थ्योरम का यूज हम किस में कर रहे हैं, आप देखोगे इसमें भी इनइक्वालिटी दी हुई है। तो इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स में जनरली सैंडविच थ्योरम का यूज होता है, पहली कंडीशन। तो आप यहाँ से सीखते चलना, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते ये भी ध्यान रखना कि हम यूज सैंडविच का कब कब कर रहे हैं। तो याद रखना इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम में कर रहे हैं या फिर हमारे पास 3 फंक्शन हो जिसकी भी लिमिट निकालनी है ना, उसके पहले और उसके बाद फंक्शन गिवन हो, या उसकी इनइक्वालिटी हम बना पाए, तो उसके लेफ्ट और राइट में हम फंक्शन बना पाए। समझ में आ रही बात, तभी सैंडविच थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक बात है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें सैंडविच थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली कि 0 इज लेस देन log x इज लेस देन रूट एक्स, x ग्रेटर देन 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x अपॉन x। एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है ना, देखो ये कंडीशन या तो क्वेश्चन वाला देगा और नहीं दे रहा है ना, तो सैंडविच थ्योरम अगर आप लगाना चाहते हो ना, आप कैसे भी करके इनमें वो रिलेशन ला पाओ तब जाके सैंडविच थ्योरम लगेगी। तो अभी जैसे हम इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे को ये गिवन है कि 0 इज लेस देन log x बेस c लेस देन रूट एक्स, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब मुझे क्योंकि log x अपॉन x निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको x से डिवाइड कर रहा हूँ, और x को डिवाइड करते समय मैं देखूंगा कि मैं x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x जो हमारा है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो। तो जैसे आप 0 से डिवाइड करोगे, x में 0 से डिवाइड, 0 में x का डिवाइड 0 लेस देन log x बे c अपॉन x लेस देन, इसमें डिवाइड करोगे तो ये रूट x अपॉन x, तो यहाँ से हो जाएगा 0 लेस देन log
एक्स बेस ई अपॉन एक्स लेस देन रूट एक्स से एक्स कटेगा तो 1 अपॉन रूट एक्स। अब क्योंकि मुझे इसका आंसर चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट में, तो अब मैं इसमें सब में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट ले रहा हूँ। तो इसका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट लोगे तो ये तो जीरो की लिमिट जीरो ही होगी। लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट लॉग एक्स अपॉन एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट 1 बाय रूट एक्स। अब यहाँ से ये जीरो लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट लॉग एक्स अपॉन एक्स लेस देन, यहाँ से जैसे आप एक्स की जगह इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट जीरो, तो ये हो गया जीरो। अब आपको क्लियर दिख गया कि सर अब तो हमारे को आंसर दिख गया कि इधर दोनों साइड जीरो आ गए हैं, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या रहेगी, जीरो होगी। क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी जीरो से छोटी और जीरो से बड़ी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। कोई भी चीज़ सेम चीज़ से बड़ा या छोटा तो दोनों तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब वो क्या होगा, फिर वो इक्वल टू होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर कितना आएगा। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन वाले ने लिखा है कि इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट f3x अपॉन x इज इक्वल टू 1, देन लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट f2x अपॉन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पूछा है आपसे। तो देखिए, पहली बात तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको दिख रहा होगा 3x x 2x, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील आ रही है कि एक फंक्शन, तीन फंक्शन हमारे पास है x 2x 3x, है ना। तो हमारे पास तीन फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं हमारे को सैंडविच थ्योरम की हिंट मिल रही है। अब हिंट मिलने से काम नहीं चलेगा, इसने एक लाइन बोली है और वो लाइन है एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको मालूम होगा कि कैसे भी करके हमें को दो फंक्शन के बीच, तीनों फंक्शन के बीच में इनइक्वालिटी बनानी है। तो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तब आप कहोगे कि अगर सर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, तो उसका ग्राफ लेफ्ट से राइट जाते समय ऊपर जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते समय ऊपर होगा। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स का ग्राफ ये है, मान लिया कि एफ एक्स का ग्राफ ये है, ये हमारे पास एफ एक्स है, ठीक बात है। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर x जो टर्म होगी ना वो यहाँ होगी और 2x कहाँ होगा, मान लिया इसके बीच में ये 2x है, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 3x आपका। तो x पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर fx, और 2x पे फंक्शन की वैल्यू तो कुछ नहीं, x की जगह 2x पुट कर दो, तो f2x, और 3x पर वैल्यू पुट करोगे तो इसमें आप बोलोगे सर f ऑफ 3x। तो अब आपको क्लियरली इन तीनों में रिलेशन दिख रहा है कि सर fx ऊपर, f3x ऊपर है, f2x बीच में है और fx नीचे। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, f3x, उससे छोटा f2x और सबसे छोटा fx। का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि fx इज लेस देन f ऑफ 2x इज लेस देन f ऑफ 3x। ये बात हमारे को यहाँ से समझ में आ चुकी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इनइक्वालिटी तो बना ली। अब इनइक्वालिटी बनाने के साथ साथ हमारे को जो पूछा गया ना, अपोन में एफ एक्स है, एफ एक्स दोनों में कहाँ है, नीचे है। तो एक काम करते हैं, हम भी एफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। तो जैसे आप एफ एक्स से डिवाइड करोगे तो आपको ये बात देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन एफ एक्स कैसा है। तो आप बोलोगे सर एफ एक्स तो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग फंक्शन से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब इसमें डिवाइड कर दो आप, ये बन जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स।
अब इनके साथ में जो पूछा वो लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है, तो हम भी इनके साथ भी लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो बन जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको तो हटा ही दो। तो ये हो गया इम्प्लाइज, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ से लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स। अब आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है और इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। और जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 इज लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। और लेस देन 1 होते देखो आप ध्यान से, दोनों तरफ की वैल्यू 1, तो क्या ये सेम क्वांटिटी सेम नंबर से छोटा और सेम नंबर से बड़ा, 1 से छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, 1 से छोटा या बड़ा दोनों तो नहीं होगा, बराबर हो सकता है। और वो किससे होगा? तो बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम, लिख देते हैं बाय हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। देखो आप, मैंने एक क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन में भी मैंने इसको अप्लाई कर दिया। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन में किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला गया है और इस तरह की लिमिट निकालनी है, इन सब चीज़ों को देखते ही 2x, x, 3x आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम लगाना चाहिए, उससे जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि सैंडविच थ्योरम कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर रहे हैं ना, ये चीज़ें साथ के साथ आप सीखते रहना। चलिए तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 और ये दिया हुआ है। तो देखो सीरीज के प्रॉब्लम में भी हम लोग सैंडविच थ्योरम का यूज करने वाले हैं, सीरीज के प्रॉब्लम में भी करेंगे। इसका मतलब हम जो सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं ना, वो कहाँ कहाँ करते हैं? यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम, तो सैंडविच थ्योरम का जनरली यूज होता है नंबर 1, सबसे पहला जो हमने यूज किया था उसमें आप कहोगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। लिमिट अगर इनइक्वालिटी, लिमिट्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है और इनइक्वालिटी के फंक्शंस है, तो आप पहला यूज करते हो इनइक्वालिटी। दूसरा आप यूज करते हो इनइक्वालिटी, लिमिट के क्वेश्चन में ही यूज होगा, है ना। तो सैंडविच थ्योरम का इनइक्वालिटी अगर लिमिट के क्वेश्चन में दिए हुए तब। और दूसरा हम लोगों ने यूज किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन बोले। और इसके साथ में तीसरा यूज करते हैं सीरीज के प्रॉब्लम्स में। सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें हम लोग याद इस यूज करने वाले हैं। सीरीज क्वेश्चंस जो इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें भी हम लोग सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। 4 नंबर पे GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनमें भी हम लोग इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पर भी हमारे पास इनइक्वालिटी की टर्म्स बनेंगी ना, उन सारे प्रॉब्लम्स में या सीरीज का प्रॉब्लम हो, सैंडविच थ्योरम से हम आराम से आंसर को निकाल सकते हैं। और बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वीडियो को लास्ट तक देखते हुए जरूर आप इसको सीखना, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे डील किया जाए। तो हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे पूछूं, जनरल से एक बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई सीरीज दिया हुआ 1, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ऐसा मान लेते हैं अपने पास एक सीरीज है। जनरल ऐसे सपोज करो। अब मैं आपसे अगर कहूँ, आपसे मैं कहूँ कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर सर 9 है। अगर मैं इस 9 को जितनी बार ये सीरीज लिखी हुई है ना, जितनी बार ये सीरीज लिखी हुई है,
उतनी बार सम कर दूं इस 9 का, उतनी बार इस 9 का अगर मैं सम कर दूं तो आपको लग रहा है ये डेफिनेटली इस नंबर से बड़ा होगा। इस सीरीज का जो भी सम आएगा उससे डेफिनेटली ये चीज बड़ी होगी। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से इस सीरीज का जो सबसे छोटा नंबर है 1, इस 1 को भी जितनी टर्म्स है ना इस सीरीज में उतने टाइम्स ऐड कर दूं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो भी आंसर देगा डेफिनेटली इससे छोटा होगा। क्योंकि मुझे सैंडविच थ्योरम का इसमें यूज करना है ना, तो इसलिए मुझे कैसे भी करके इनइक्वालिटी तो बनानी है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब भी सीरीज का प्रॉब्लम आता है ना, तो सबसे बड़ी टर्म को जितने भी टर्म्स है सीरीज में उतनी बार अगर सम करके लिख दूं तो वो नंबर डेफिनेटली उस सीरीज से बड़ा, सीरीज के सम से बड़ा होगा। सेम अगर इसी तरह से अगर सीरीज के प्रॉब्लम में जो सबसे छोटा नंबर है उसको मैं सीरीज में जितने भी टर्म है उतनी बार सम करके लिख दूं तो डेफिनेटली वो जो नंबर है ना वो सीरीज के सम से तो छोटा होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इन प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसमें आते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना कि हाँ ये हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है। ठीक है ना, तो मैंने छोटे से क्वेश्चंस में बताया है। अब अपन आगे इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें क्या करेंगे हम लोग। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम में सीरीज लिखी हुई है ना, वो सीरीज लिखी हुई है n/n² + 1 प्लस n/n² + 2 प्लस n/n² + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n/n² + n। ये हमारे पास एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम था। ठीक है, अब इसको सैंडविच थ्योरम से यूज करके सॉल्व करना है। अब हमारे को सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो आप कहोगे सबसे बड़ा नंबर सर वो होता है, देखो न्यूमरेटर पार्ट सबका सेम है, न्यूमरेटर पार्ट सबका सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर है ना वो ये है, ये अगर सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी इस सीरीज का सबसे बड़ा टर्म होगा। इसी तरीके से अगर सबसे छोटा की बात की जाए तो आप बोलोगे सर ये सबसे छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, और इसका अगर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो इट मीन्स डेफिनेटली ये जो टर्म है ना ये पूरी की पूरी टर्म वो इन सबसे छोटी टर्म रही होगी। तो हम क्या कर रहे हैं सीरीज के प्रॉब्लम्स में, हम एक काम कर रहे हैं कि हम जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये जो सीरीज है ना इसकी वैल्यू उस टर्म से छोटी होगी, सबसे बड़ा टर्म है ना उसको जितनी बार ये टर्म लिखी हो ना उससे छोटा होगा, वो उसके सम से छोटा होगा। तो आप बताओ इस सीरीज के अंदर कितने टर्म्स है। आप बोलोगे इस सीरीज में सर n टर्म्स है, तो अगर मैं सेम क्वांटिटी को n टाइम सम करके लिख दूं इट मीन्स n/n² + 1 प्लस n/n² + 1 प्लस डॉट 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 प्लस n/n² + 1। अगर मैं इसको लिख दूं मैंने पूरे टर्म्स को मैंने यहां से यहां तक को n टाइम्स लिखा है, यहां पे यहां n रफ कर देता फिर से लिख देता हूं मैं, तो यहां हो जाएगा n/n² + 1 प्लस n/n² + 1 प्लस डॉट डॉट n/n² + 1। थोड़ा स्पेस कम है, आप समझना डॉट डॉट तक लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म है ना वो n टाइम्स आ रहा है हमारे, ये पूरी सेम चीज़ को मैंने n टाइम्स लिखा है। तो आप मानते हो आप ये जो सारी सबसे बड़ी टर्म्स है ना सबसे बड़ी टर्म्स को n बार ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। वैसे ही जो सबसे छोटा होगा ये सबसे छोटा है, तो ये जो सबसे छोटा है ना ये जो एक सबसे छोटा है इसको अगर मैं n टाइम सम करूं तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ना उससे तो बड़ी ही होगी, ये पूरा सीरीज का जो सम है वो इसके सम से तो बड़ा ही होगा। तो अगर मैं इधर लिख दूं आपसे n/n² + n प्लस n/n² + n प्लस डॉट डॉट प्लस n/n² + 1, तो ये जो टर्म है ना
वो पूरी इस टर्म से तो डेफिनेटली बड़ी होगी। ये हमने इनइक्वालिटी तो बना लिया। अब आप कहोगे सर इनइक्वालिटी तो बन गई, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट, यहाँ करेक्शन कर दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट होगा, है ना, एन टेंस टू इन्फिनिट। तो आप क्या करो, इसके साथ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट लगा दो, इधर भी लगाना है इधर भी लगाना है, तो लगा देते हैं। तो जैसे मैं इधर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट लिखूंगा, साथ में मैं इसको सॉल्व भी करता जा रहा हूँ, आपको पता है सेम टर्म्स ऐड हो रही है, और कितनी बार ऐड हो रही है, तो आप बोलोगे सर ये भी एन टाइम्स है, एन टाइम्स। तो आप जरा मुझे बताओ, सेम चीज को एन बार ऐड करेंगे, उससे बेटर है कि उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स ये बन जाएगा एन इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ये तो सॉल्व हो गई। प्लस इसके साथ लगा दिया हमने लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेट और एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ये बन गया। सेम अगर हम इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेट, और इस सेम क्वांटिटी को जब आप एन बार सम करेंगे तो ये बन जाएगा एन इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे इसकी लिमिट निकालनी थी, तो जगह लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेट और ये पूरी क्वांटिटी सेम एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। अब आप कहोगे कि सर ये टर्म लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट का हमने पढ़ा था क्वेश्चन, और इसके डायरेक्ट भी हम लोगों ने लिमिट निकालना सीखे थे। तो आप कहोगे कि सर इसकी जब आप लिमिट निकालोगे ना, तो आपको इसमें से क्या करना चाहिए, सबसे हाईएस्ट डिग्री एन स्क्वायर कॉमन, और एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऊपर वाले से कट जाएगा, और कटने के बाद जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। या फिर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट तो 1 है, तो 1 अपॉन 1 1, इसकी लिमिट 1। सेम ऐसे जब इसकी लिमिट आप निकालेंगे ना, तो वो भी क्या आ जाएगी 1, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट का मैंने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट के क्वेश्चन बहुत सारे और 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है ना, वहां जाकर आप जरूर उनको देखिए, आपके बहुत काम आएगा वो। तो ऊपर नीचे डिग्री सेम है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट का है, तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट 1 और इधर भी 1। अब आपको दिख रहा है कि सैंडविच थ्योरम तो सर लग गई आराम से, दोनों साइड का आंसर 1 आ गया, तो इसका मतलब इस पूरे क्वांटिटी का आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कि बाय सैंडविच थ्योरम हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि इसका आंसर लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू 1, और यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। आई होप कि आपको सैंडविच थ्योरम का सीरीज के प्रॉब्लम में यूज तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग सैंडविच थ्योरम का यूज सीरीज के प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें हम लोग सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं। चलिए, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं आगे और अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और कुछ प्रॉब्लम अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के करते हैं। जैसे अगला प्रॉब्लम है, उसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट द लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज वेयर GIF रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो अंदर लिखा हुआ है ना बॉक्स में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी हम लोग सॉल्व सैंडविच थ्योरम से बहुत आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन मालूम हो, तो आप कहोगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है ना, वो x से छोटा या उसके बराबर होता है और x-1 से बड़ा होता है।
x माइनस वन से बड़ा होगा। माने ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है ना, वो या तो x होगा इंटीजर या उससे कम वाला इंटीजर होगा। ये हमने पढ़ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो x से छोटा या उसके बराबर या फिर x माइनस वन होगा, उससे कम होगा। तो ये हम जानते हैं, ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन से पढ़ा है। तो हमारे पास जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है ना, ये टर्म 2/3 माइनस एक्स, इसको भी हम लोग इसकी डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2/3x इज लेस देन इक्वल टू 2/3x माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। और जब हमने इसको ऐसा लिख दिया तो मुझे तो कैसे भी करके ये एक्सप्रेशन बनाना है। तो आप देखो दिख रहा है इस टर्म में x/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप भी एक काम करो, इसको x/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x/5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x/5 2/3x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5/x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3x लेस देन इक्वल टू x/5 और 2/3x, ये प्रोडक्ट में आ चुका है। ठीक है, अब हमारे को इसके साथ लगाना है लिमिट x टेंस टू 0, तो लिमिट लगा दो। तो इसके साथ जब आप लिमिट लगाएंगे तो इधर भी लिमिट लगेगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया, जैसे मल्टीप्लाई हो गया x से x कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर बचेगा 2/15 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया x/5 लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 5/x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये x और ये x कैंसिल हो गए, तो इधर ये x तो कैंसिल ही हो गए, इधर तो लिमिट आएगी ही नहीं, इधर लिमिट लगाओ ही मत, हटा दो इस लिमिट को। तो जैसे अपन इस लिमिट को हटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बाय 2/15। अब एक काम करते हैं अपन, ये जो x दिया ना, इस x की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि इसकी लिमिट निकालनी है। तो जैसे आप इसकी जगह 0 पुट करोगे, इधर आंसर क्या हो जाएगा 2/15 लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 5/x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3x लेस देन इक्वल टू 2/15, ये आया। तो अब हमारे पास इस सैंडविच थ्योरम के हेल्प से हमने इसका आंसर ला दिया, और ये क्या हो गया हमारे पास, बाय सैंडविच थ्योरम। बाय सैंडविच थ्योरम हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेके आएंगे, इसका आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 5/x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3x और इसकी वैल्यू होगी 2/15। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया है। सैंडविच थ्योरम से आराम से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर लिया है। इसका मैं एक ऑल्टरनेट तरीका आपको और बताता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन अगर आप इसको सैंडविच थ्योरम से नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये सैंडविच थ्योरम तो समझ में आया ही होगा, आप और कैसे कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक और होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 x/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/3x और ये लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के डेफिनेशन से इसको सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और एक काम करते हैं इसको x/5, इसको है ना एक डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है ना, वो होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, उसको भी आप इसी तरीके से लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x मतलब ये पूरा 2/3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2/3x, ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है ना FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/15 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा
तो x बाय 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट 2 बाय 3x। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से समझते हैं थोड़ा चीज़ों को। किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर होता है ना, वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये आंसर जो देगा ना, वो 0 से 1 के बीच का देगा। तो इसका आंसर तो होगा 0 to 1। अब जरा सोचो, 0 to 1 ओपन इंटरवल, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर होता है 0 से 1। अब जरा सोचना बड़े ध्यान से, जैसे मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये टर्म पूरी कितनी हो जाएगी 0, और 0 को इनके बीच के किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर क्या बन जाएगा, ये 0। तुम्हारी बात, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच को अगर 0 से, क्योंकि मुझे x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, 0 बाय 5 0, तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, और पूरी टर्म 0 बन जाएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 बाय 15 माइनस 0, इट मीन्स 2 बाय 15। और यही इस प्रॉब्लम का, तो हम लोगों ने आराम से इसको ऑल्टरनेट मेथड से भी कर लिया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम को पढ़ा और आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। आगे की क्लास में, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चाहे वो बोर्ड का बच्चा हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप ये ध्यान रखना कि लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन आना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम के, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। तो हम कल, माने अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको देखना ना भूलना, और इस क्लास को भी ज़रूर देखना। आप लोगों के लिए मैं बहुत बेहतर से बेहतर लेक्चर्स बना रहा हूँ। आपका काम यह है कि आप खुद पढ़ें, और खुद पढ़ने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी, अपने दूर दराज के दोस्त भी अगर कोई है और पढ़ता है क्लास 12th में, 11th में, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जिनमें ये टॉपिक्स आते हैं, आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।